नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ। बच्चों, आर्थिक विकास की समझ का अध्याय संख्या 2 हम शुरू कर चुके थे, जहां हमने हमारे लास्ट भाग में यानी हमारा जो भाग संख्या 9 था उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा अध्याय 2 था उसके हम अभ्यास प्रश्न शुरू कर चुके थे। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा भाग 10, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक हमारा चैप्टर है उसकी जो आगामी अभ्यास प्रश्न है वो हमें क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न, और आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 11 से 23 तक का। ये हमारे अध्याय का लास्ट पार्ट है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। मतलब बच्चों, चैप्टर में हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में यानी छिपी हुई बेरोजगारी, या जिसे हम कहें कि ऐसी स्थिति कि जहाँ मजदूर मजदूरी करना चाह रहा है या मजदूरी तो कर रहा है परंतु वहाँ पर उसका जो श्रम है उसका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा, उसका बारे में हमने समझ लिया था। परंतु यहाँ पर एक नया शब्द मिला है हमें, वो है हमारा खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी के बीच में क्या क्या अंतर है हम इसे समझते हैं। देखो, जैसा हमने किसान परिवार को देखा, किसान परिवार में हम ये देख रहे थे कि 5 सदस्य हैं, वो एक ही खेत में लगे हुए हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ उनकी ज़रूरत भी नहीं है, खेत का आकार भी छोटा है। तो हम ये देखते हैं कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, तो उसे हम सरल शब्दों में कहते हैं ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण है, क्योंकि उसे रोजगार के अन्य अवसर प्राप्त नहीं हो रहे। एक रोजगार का अवसर है परंतु वो उसकी क्षमता के अनुरूप नहीं है। वहीं अगर हम खुली बेरोजगारी की बात करते हैं, जब हम डिटेल्स में जाते हैं तो खुली बेरोजगारी स्पष्ट शब्दों में ये कहती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है, तो वो किस श्रेणी में आ रहा है, वो हमारी खुली बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। बच्चों, खुली बेरोजगारी का जो लक्षण है वो कैसा होगा, स्थायी होगा। और अगर हम छिपी हुई बेरोजगारी की बात करते हैं तो उसका जो लक्षण होगा या स्वरूप होगा वो अस्थायी होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी अस्थायी इस प्रकार से है कि हम ये देखते हैं कि उसके पास में बेरोजगारी तो है पर वो एक अस्थायी तौर पर है, यानी उसके पास में कभी कार्य होता है, कभी नहीं होता, कभी होता है, कभी नहीं होता। जबकि हम ये देखेंगे कि खुली बेरोजगारी स्थायित्व का लक्षण लेकर रहती है। तो चलिए इन्हें डिटेल्स में समझते हैं आंसर को। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर इस प्रकार है। खुली बेरोजगारी वह स्थिति है जब एक सक्षम व्यक्ति मौजूदा मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, या वह पूरी तरह से काम के बिना होता है। जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी की हम बात करें तो वहाँ हम ये देखते हैं व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता और वो जिस काम में लगे होते हैं वहाँ उनकी अगर उत्पादकता की बात करते हैं वो कैसी होती है, शून्य होती है। खेती का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है समझने के लिए। साथ ही साथ जो अंतर की बात करें वो देखिए, खुली बेरोजगारी प्रकृति में स्थायी है जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसा है, अस्थायी है, और इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 11 है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। कितना गलत सेंटेंस फील हो रहा है ना भाई। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें जो विकासशील से विकसित की ओर उन्मुख हो रही है, वहां जो तृतीयक क्षेत्रक है वो अपनी कोई भूमिका नहीं निभा रहा है, ऐसा स्टेटमेंट हमारे सामने आया। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। अगर आप सहमत हैं तो क्यों हैं, अगर सहमत नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, इसके समर्थन में आपको कारण बताना होगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखो बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था वर्ष जो वित्तीय वर्ष था 2013-14, वहां के आंकड़े में क्या कह रहे थे भाई, उत्पादकता में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हमारा जो सेक्टर 3 है यानी कि तृतीयक सेक्टर है, सेवा क्षेत्रक है, उसका योगदान सर्वाधिक निकल करके आ रहा है। तो हम ये स्टेटमेंट को कैसे स्वीकार कर लें कि भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा तृतीयक क्षेत्र कोई योगदान नहीं निभा रहा? तो जाहिर सी बात है हम कहेंगे मैं इस कथन से असहमत हूं या सहमत नहीं हूं, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए हमने कहा कि जो तृतीयक क्षेत्र को आप कह रहे हो भाई ये भारतीय अर्थव्यवस्था की भूमिका में जो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, ये स्टेटमेंट हम एग्री नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देखिए कारण, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जीडीपी के विषय में हमने चर्चा ये कर ली थी कि भाई जो देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनका अंतिम मूल्य, सेवाओं का अंतिम मूल्य हमारी जीडीपी का निर्माण करता है। अब इस जीडीपी की बात करेंगे तो हम ये देखते हैं जो सेवा क्षेत्रक है उसका योगदान सर्वाधिक है, हमने आंकड़े भी देखे थे। तो इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में जो तृतीयक क्षेत्रक है उसका योगदान
योगदान बढ़ता जा रहा है। देखो अगर हम 1973-74 में जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 48% था, हमने बार ग्राफ भी देखा था इसका। वहीं अगर हम वित्तीय वर्ष 13-14 की बात करते हैं तो ये हिस्सा बढ़कर के लगभग 70% के आसपास हो गया था। वहां हमने ये भी देखा था कि कैसे ये उत्पादकता में अपना हिस्सा बढ़ाते जा रहा है। बच्चों जब ये इतना कार्य कर रहा है तो हम कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसकी उपयोगिता को। इसके अलावा देखिए साथ ही सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। हालांकि हमने ये क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था कि जो उत्पादकता है उसकी तुलना में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे, परंतु अन्य क्षेत्रकों की तुलना अगर हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो थर्ड सेक्टर है, तृतीय सेक्टर है, वो सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध करा रहा है। बच्चों आगे बात करें, तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह दोनों क्षेत्रों को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ये किसी प्रकार की कोई वस्तु उत्पादित नहीं करता, हमने देखा था, बल्कि ये क्या करता है, हमारे प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर को हेल्प करता है उत्पादन में। कैसे करता है, हमें कृषि वाला, गन्ने वाला, चीनी मिल वाला एग्जाम्पल याद रखना है। यहाँ पे क्लियर हुआ। तो हम इन सभी बिंदुओं के आधार पे हम उस कथन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नकार सकते हैं कि भाई हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके अंदर हमारे तृतीय क्षेत्र का कोई योगदान नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कितना सारा योगदान है। हमने जीडीपी के एग्जाम्पल्स यहाँ दे दिए, हमने ये एग्जाम्पल्स दे दिए रोजगार वाले, हमने ये बता दिया कि कैसे प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर की ये हेल्प करता है। तो इन सभी कारणों को ध्यान में रख करके हम कह सकते हैं कि ये कथन बिल्कुल गलत है। तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत में सेवा क्षेत्र दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है, ये लोग कौन है। देखो बच्चों अगर हम प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर की बात करते हैं, जब हमने अध्याय में भी देखा था, तो यहाँ प्रोडक्शन होता है, किसी थिंग का, कोई वस्तु का निर्माण हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन, कृषि एवं उसकी सहायक गतिविधियों से जुड़े हुए संसाधनों से किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है। या फिर हमने ये देखा कि जो प्राथमिक सेक्टर से बन के आया उसे कच्चे माल के रूप में उपयोग करके विनिर्माण किया जा रहा है, यानी कुछ और बनाया जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। वहीं अगर हम सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। अब सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसको भी हमने दो कैटेगरीज में देखा था वहां पे, और उन्हीं दो कैटेगरीज के बारे में ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की डिमांड हमें समझ में आई, तो देखिए आंसर क्या होगा। सेवा क्षेत्र दो प्रकार के लोगों को रोजगार देता है। पहली श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनकी सेवाएं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। यानी बच्चों हम यह बात करें कि ये वो सेवाएं होंगी जो हमारे प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों को प्रदान की जाती हैं। कैसे की जाएंगी, देखो परिवहन की सेवाएं, गन्ना हमारा उग चुका है खेत में, उसे काट लिया गया है, अब उसे हमें पहुंचाना है हमारे द्वितीय क्षेत्र के पास में, उद्योगों के पास में। कैसे पहुंचाएंगे, तृतीय क्षेत्र की मदद से जो कार्य करेगा हमारा परिवहन। भाव अच्छे नहीं है, फसल नहीं बेचना चाहते, तो उसका करना होगा स्टोरेज यानी भंडारण। ये कार्य कौन करेगा, तृतीय क्षेत्र। देख पा रहे हो आप, सीधा संबंध है। संचार की बात करते हैं, हम व्यापार के लिए बातचीत कर रहे हैं, संचार की हमें आवश्यकता है, दूरभाष की आवश्यकता है। कौन कार्य कर रहा है, संचार सेवा कर रही है, और ये हमारा तृतीय क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार हमें व्यापार के लिए, उद्योगों के लिए, या फिर हमारे कृषि कार्य के लिए ऋण चाहिए, पैसा चाहिए, जमाएं चाहिए, तो कौन देगा, बैंकिंग सेक्टर देगा, तो ये भी हमारा तृतीयक में आता है। इस प्रकार व्यवसाय में कार्यरत जो लोग हैं, इन सभी प्रकार के व्यवसायों में वो हमारे पहली श्रेणी में आते हैं। और पहली श्रेणी क्या कहती है, जिनकी जो सेवाएं हैं वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को सीधा प्रभावित करती हैं, सीधा टच करती हैं। तो यहां हमने क्लियर किया पहली श्रेणी। दूसरी श्रेणी की हम बात कर लेते हैं, वे लोग जिनकी सेवाएं सीधे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को प्रभावित नहीं करती। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये किसी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, परंतु फिर भी अपनी सेवाएं देते हैं। एक उदाहरण आपके सामने है जो इस समय आपको पढ़ा रहा है, शिक्षक। देखिए इसके साथ साथ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, डॉक्टर, वकील, धोबी, मोची, नाई, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, सॉफ्टवेयर कंपनियां, ये सब अगर एग्जाम्पल्स हम लेने बैठ रहे हैं तो ये हमारे द्वितीय प्रकार के एग्जाम्पल होंगे। जो सेवाएं ऐसी हैं ये जो हमारे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को सीधा प्रभावित नहीं करती, वरन ये अपनी सेवाएं देते हैं। तो हमारा जो तृतीय सेक्टर है, हमारा जो तृतीय क्षेत्रक है, उसकी बात अगर हम करते हैं तो वहां हमें कितने कैटेगरीज के लोग मिलेंगे, दो प्रकार की कैटेगरीज के सेवाओं वाले लोग मिलेंगे। रिवाइज कर लीजिए, एक कैटेगरी वो होगी जो हमारे प्राथमिक द्वितीयक यानी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को सीधा प्रभावित कर रही है। दूसरी कैटेगरीज वो होगी जो इन सेवाओं को प्रभावित नहीं करती है। एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से लर्न रखने हैं। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है,
बिल्कुल किया जाता है भाई। असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, डिस्कस किया था हमने। असंगठित क्षेत्र का ऐसा क्षेत्र है जो किसी प्रकार से नियोजित नहीं होता, सरकार द्वारा बनाए गए नियम विनियमों को नहीं मानता है। यहाँ मजदूरी करने वाले मजदूरों को किसी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध नहीं होती, सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती, उन्हें जितने दिन का काम होता है उतने ही दिन रखा जाता है, यानी उनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती। तो ये सब चीज़ों को हम जब देखते हैं, और यहाँ पे न्यूनतम दर भी निर्धारित नहीं होती मजदूरी की कि भाई इतना तो मिलेगा, तो ये सब फॉल्ट्स हैं हमारे असंगठित क्षेत्र के, जहां हम ये देख पाते हैं कि मजदूरों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत है, हमने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है इस चीज को। अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो हम कई सारे फैक्ट्स यहाँ बता सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ मैं इस विचार से सहमत हूँ। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में खेतिहर मजदूर, छोटे और सीमांत किसान, कारीगर, अस्थायी मजदूर, फेरी वाले आदि शामिल हैं। उन्हें कम मजदूरी, कम सामाजिक स्थिति, कमजोर सौदेबाजी की शक्ति और कम अवधि के रोजगार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों, शब्दों की जो कठिनाई है उस पर ना जाए, हमें ऐसे ही शब्द यूज करने पड़ते हैं जिनमें हम कम शब्दों में सारी बात कह देते हैं। कैसे? देखो, कम अवधि के रोजगार, अगर हम इसकी बात करें तो ऐसा रोजगार जो उनका निर्धारित नहीं है, रोजगार की गारंटी नहीं है, कब उन्हें उस रोजगार से हटा दिया जाएगा उन्हें ये भी पता नहीं भाई कल भी हमें यहाँ रखा जाएगा या नहीं। तो इसके लिए हमने सीधा शब्द यूज किया, कम अवधि के रोजगार। ओवर टाइम, यानी अगर वो एडिशनल वर्क कर रहे हैं, अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं। पैड लीव, यानी हम कहते हैं सह वेतनिक अवकाश की बात करें, मेडिकल लीव की बात करें, तो ऐसा प्रावधान यहाँ नहीं होता है। इन सब स्थितियों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे सामने सीधी सीधी बात निकल के आती है कि इन मजदूरों का शोषण हो रहा है। इसके अलावा देखिए, काम की कोई सुरक्षा नहीं, कर्मचारियों को बिना किसी सूचना के किसी भी समय कार्य से हटाया जा सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, उन लोगों को ये तक पता नहीं कि हम कल तक इस रोजगार में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो ये हमारे असंगठित क्षेत्र के हैं कि सबसे बड़ी समस्याएं हैं जहां पर हम देखते हैं कि हमारे मजदूरों का शोषण होता है। तो बच्चों चलो अब मूव करते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं? देखो, रोजगार की परिस्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो परिस्थितियां दो प्रकार की होंगी कि एक तो ऐसा रोजगार होगा जो उचित प्रकार का होगा, जहां नियम विनियमों का पालन किया जाएगा, अच्छा वेतन होगा, सारी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। और एक ऐसा रोजगार की परिस्थितियां होंगी जहां पर ये सब सुविधाएं नहीं होंगी। तो इस आधार पे जब हमने अध्याय का अध्ययन किया था तो सीधा सीधा उत्तर क्या निकल के आया था? असंगठित और संगठित क्षेत्र, यही हमारे सामने आए थे। तो यहाँ जाहिर सी बात है हम सीधा सीधा वर्गीकरण करेंगे। रोजगार की स्थिति के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, और वो कौन से हैं हमारे? संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। बच्चों, इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनके बारे में हमें डिटेल्स भी देनी होंगी, क्योंकि हमने यहाँ वर्गीकरण तो किया है और जो ये क्वेश्चन टाइप है वो हमारा लघुत्रात्मक टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए इसका थोड़ा डिटेल हम यहाँ देखते हैं। देखिए, संगठित क्षेत्र जैसा कि हम जानते हैं, इसमें वे उद्यम या कार्यस्थल आते हैं जहां रोजगार नियमित होता है और सरकारी नियम कायदे लागू होते हैं। सरल शब्दों में हमने बता दिया कि यहाँ रोजगार नियमित होगा और सरकारी जो नियम विनियम अधिनियम वगैरह हैं वो सब यहाँ पर मान्य होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र की, तो उसके रिगार्डिंग हम ये देखते हैं, इसमें लघु व बिखरे हुए व्यवसाय आते हैं जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। कहने का मतलब ये है, यहाँ रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, नियमित रोजगार नहीं होता, और साथ ही साथ यहाँ पर जो नियम कायदे कानून है उनकी पालना नहीं की जाती है। तो ये दोनों क्षेत्र हैं जिनको हमने किस आधार पे वर्गीकृत किया है? रोजगार की स्थिति के आधार पे। तो चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। बच्चों, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या क्या डिफॉल्ट्स हैं, क्या क्या इनमें प्रॉफिट्स एंड लॉस हैं, संगठित क्षेत्र का कौन सा पार्ट अच्छा है, असंगठित क्षेत्र में क्या क्या कमियां हमें दिखाई देती हैं, इन सबको आधार बना करके हम तुलना का कार्य करेंगे परिस्थितियों का। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की तुलना निम्न संकेतकों के आधार पर की जा सकती है। यहाँ कई सारे पॉइंट्स हम ले सकते हैं। जैसे हमने पहला पॉइंट लिया, इंपॉर्टेंट है, रोजगार की सुरक्षा। भाई, नियमित रोजगार संगठित क्षेत्र की मूलभूत विशेषता है, जबकि हम ये देखते हैं असंगठित क्षेत्र में रोजगार की असुरक्षा होती है।
सरल शब्दों में हमने यहाँ राइट कर दिया। इसका डीप मीनिंग यानी इसकी व्याख्या हम समझ सकते हैं, हमें आती है ना भाई। वहाँ पे नियमित रोजगार होता है और जो रोजगार बंद मिलता है उनको, मतलब हम कहते हैं एक नियुक्ति पत्र मिलता है श्रमिकों को, कार्य करने वाले व्यक्तियों को हमारे संगठित क्षेत्र में। जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य पत्रक या हम कहें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है और उन्हें रोजगार से कभी भी हटाया जा सकता है। तो रोजगार की सुरक्षा पहला पहलू है जिसके आधार पे हमने इन दोनों की तुलना कर ली। इसके बाद में अगला हमारा पहलू होता है सरकारी नियंत्रण। अगर हम संगठित क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां हम ये देखते हैं कि इनमें सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार द्वारा ये रजिस्टर्ड होते हैं, लिमिटेड होती हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि इनमें नियम, अधिनियम, कानून जो बनाए गए हैं सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों के लिए, उनका पालन किया जाता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये हमारा दूसरा पहलू है जिसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। इसके साथ साथ देखिए बच्चों, तीसरी बात अगर हम निकल के हमारे सामने आ रही है वो है सरकारी नियम और विनियम। ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली, वहाँ हमने केवल नियंत्रण की बात करी थी और यहाँ हम नियम और विनियम की बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं श्रम का शोषण, यानी आमतौर पर जो असंगठित क्षेत्र में मजदूरों का शोषण होता ही रहता है, जबकि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का शोषण नहीं होता। उन्हें अच्छा वेतन मिलता है, पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलती है और उनका जो कार्य करने की अवधि होती है वो भी क्या होती है, निर्धारित होती है। भाई आपको 10 से 5 तक कार्य करना है बस, उसके बाद में कार्य नहीं करना। जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा कोई शेड्यूल नहीं होता है। इसके अलावा अन्य कई सारे कारण हैं। देखिए, कार्य के घंटे हम चर्चा कर चुके हैं। श्रमिक संघ, श्रमिक संघ की बात करते हैं। असंगठित क्षेत्र में ऐसा कोई संघ नहीं पाया जाता जो उनके हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठा सके। जबकि हम संगठित क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ श्रमिक संघ होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समय समय पर वेतन की वृद्धि को लेकर के और कई सारे नियम विनियमों को लागू करने के लिए। ये श्रमिक संघ कई सारी तरह की हड़तालें भी करते हैं, अपने जो मतलब मालिक हैं, स्वामी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इन नियमों को स्टेबल करते हैं। तो ये जो श्रमिक संघ का ऑप्शन है वह हमारे संगठित क्षेत्र में पाया जाता है। तो इन सारे बिंदुओं को देखने के बाद में हमारे सामने जो चर्चा का विषय निकल करके आता है या हम कहें रिजल्ट क्या निकल के आता है, हमारा मूल्यांकन ये कहता है कि असंगठित और संगठित क्षेत्र की अगर हम तुलना कर रहे हैं तो वहां हम ये देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र को आज भी कई प्रकार से संरक्षण की आवश्यकता है। कई सारे मूलभूत सुधार हैं जो उसके अंदर हमें करने ही होंगे। तो चलो अब मूव करते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और ये प्रश्न है हमारा मनरेगा 2005 यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार मिशन के अधिनियम की बात हम करें 2005 की, तो वो हमें क्या कह रहा है। वो ये कहता है, उसके उद्देश्यों की व्याख्या हमें यहाँ पे करनी है। अब वो कहता क्या है, देखो मनरेगा की बात हम कर रहे हैं 2005 की, तो ये हम कहते हैं रोजगार की गारंटी, काम का अधिकार कानून के नाम से हम इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं भाई, इसके अंतर्गत हमने ये देखा था सभी जिलों में ये लागू हो चुका है ग्रामीण क्षेत्रों के, और वहां पर हम ये देखते हैं व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। वो भी कितने दिन का, वर्ष में 100 दिन का, जिसकी मजदूरी भी उन्हें निर्धारित दी जाती है। अगर जो संस्था है वो कार्य देने में, सरकार कार्य देने में, रोजगार उपलब्ध कराने में फेल हो जाती है, नहीं दे पाती है, तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। यानी कैसे भी हो आपको मजदूरी तो मिलेगी, या तो काम करके मिलेगी, और अगर आपको काम उपलब्ध नहीं हो रहा है 100 दिन का तो आपको बेरोजगारी भत्ता तो मिलेगा ही। तो चलिए इसको हम कैसे राइट करेंगे, इसके उद्देश्यों को देखिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे हम मनरेगा 2005 के नाम से जानते हैं, ये एक कानून है जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है। इसे काम करने का अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि यह सरकार द्वारा उन सभी लोगों को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है जो काम करने में सक्षम है। ऐसा नहीं आप काम करने में सक्षम नहीं है, किसी प्रकार की आप बीमारी से ग्रसित हैं जिसके द्वारा आपका जो कार्य है वो प्रभावित हो, या आपके शारीरिक कुछ ऐसी हम कह सकते हैं कमी है जिसके कारण आप कोई कार्य नहीं कर सकते, तो आप इस कानून की गारंटी नहीं ले सकते। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है जो काम करने में क्या है, सक्षम है, उन्हें गारंटी दी जाती है 100 दिन के रोजगार की एक वर्ष में। अगर विफलता के मामले में उन्हें, अगर जैसे सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पाती है तो उन्हें क्या दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। ये तो बात हुई हमारे इस कानून की। बच्चों अगर इस कानून का मुख्य उद्देश्य देखें तो वो यह है रोजगार प्रदान करना, एक ऐसी गारंटी देना जिसके अंतर्गत जो मतलब वर्कर हैं, श्रमिक हैं, उनको निश्चित रूप से काम मिल सके और उनका जीवन यापन हो सके। तो ये था हमारा मनरेगा 2005 कानून। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र से एक एक उदाहरण देकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए और चर्चा कीजिए।
बच्चों ये जो तालिका है इसमें हमें क्षेत्रक दिए गए हैं और वो भी कौन से, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। किस आधार पे विभक्त करते हैं हम इन्हें स्वामित्व के आधार पे विभक्त करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक के अंतर्गत हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं जिन पर सरकार का नियम कानून मतलब सरकार का पूरा नियंत्रण होता है उन्हें लिया जाता है। निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो इन परिसंपत्तियों पर एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी का अधिकार होता है, ऐसा कुछ हमने यहाँ पढ़ लिया था। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ बताना है कि अपने क्षेत्र के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं जो यहाँ पर सुटेबल हो, और इसमें भी हमें कैटेगरीज देखनी है। सब कैटेगरीज क्या कह रही है, सुव्यवस्थित प्रबंधन वाले, और अगर हम बात करें कुव्यवस्थित प्रबंधन वाले संगठन, ऐसे संगठन जिनमें अच्छी व्यवस्था है, सारे कानून लागू हो रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कौन से एग्जाम्पल्स हैं, और ऐसे कौन से हैं जिनमें व्यवस्थाएं नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र के कौन से एग्जाम्पल हैं, और यही एग्जाम्पल हमें फिर निजी क्षेत्र की तुलना में भी बताने हैं। तो चलिए देखिए सर्वे के बाद में क्या रिपोर्ट निकल के आती है। यहाँ हमने देखा कि सर्वे के बाद में हम चेक कर पा रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में अगर हम सुव्यवस्थित प्रबंधन वाले की बात करें तो वो हमारा भारतीय स्टेट बैंक वाला जो पोर्शन है उसको हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये संगठन ऐसा है जहाँ पे सारी व्यवस्थाओं का अच्छे से प्रबंध किया गया है और यहाँ पर सारी व्यवस्था, सारे नियम कानून लागू हो रहे हैं, और ये हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण भी है। अगर हम कुव्यवस्थित की बात करें, जहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, मतलब हम कहीं उसका प्रबंध ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हम हमारे राज्य परिवहन निगम को ले रहे हैं। राज्य परिवहन निगम में हम देखते हैं कई सारी अव्यवस्थाएं फैलती रहती हैं, कई सारी शिकायतें चलती रहती हैं, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पर देख पाएंगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि सरकार जो क्षेत्र चला रही है वो उचित प्रबंधन के होंगे, उसमें भी हम ये देखेंगे दो सब कैटेगरीज हमें मिलेंगी। एक ऐसी होंगी जिसमें अच्छा प्रबंधन किया गया है, अच्छा प्रबंध है, और कुछ ऐसी होंगी जिसमें प्रबंध अच्छी प्रकार से नहीं किया गया। अब हम निजी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। निजी क्षेत्र में जैसे हमने बैंक का एग्जाम्पल लिया, ICICI बैंक, और अगर हम बात करें किसी भी निजी संगठन में आने वाले क्षेत्र की, तो कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कई सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो बच्चों ये देखा हमने क्षेत्र के प्रकार किस आधार पे, हम कह सकते हैं स्वामित्व के आधार पे, और उसमें भी हमने दो सब कैटेगरीज देख ली, जहां पर एक उचित प्रकार से प्रबंधित है और एक अनुचित प्रकार से प्रबंधित नहीं है। तो चलिए अब मूव करते हैं हम अगले प्रश्न पे, और हमारा प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए। कौन सा क्षेत्र है भाई, सार्वजनिक क्षेत्र, और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। चलो बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र का नाम दिमाग में आते ही ऐसी गतिविधियां याद रखनी है जो सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। तो चलो एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो, सरकार क्या है, ऐसी चीजों में कार्य करती है। सार्वजनिक क्षेत्र वो क्षेत्र होगा जहां पर केवल लाभ कमाना ध्येय नहीं होता है। पहला लक्ष्य लाभ कमाना है तो वो निजी क्षेत्र है। अगर केवल लाभ कमाना ही नहीं है, उसके साथ में और भी कई सारे कारण जुड़े हुए हैं, तो हम कहते हैं वो सार्वजनिक सेक्टर का कार्य है। अब सार्वजनिक सेक्टर की बात हम करते हैं, जैसे सड़कों को देख लो, हमारे बिजली, पेयजल, ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जिनमें सरकार क्या करती है, लागत से भी कम मूल्य पर उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। फिर भाई नुकसान, जो बचा हुआ भाग है वो सरकार खुद वहन करती है, और इसका एग्जांपल हमने हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला एग्जांपल देख लिया था चैप्टर में। तो अब हम यहाँ पर इन पे डिस्कस करते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, और सरकार इनका क्रियान्वयन क्यों कर रही है, क्यों सरकार को कार्यान्वयन करना है इन चीज़ों का, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वे हैं जो राज्य या केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। सरल शब्दों में समझ गए। उदाहरण के लिए रेलवे, भारत संचार निगम लिमिटेड, सवाई मानसिंह अस्पताल आदि, कई सारे एग्जांपल्स हम यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, सरकार इन उद्यमों को लोक कल्याण के लिए चलाती है। हमारा जो क्वेश्चंस का दूसरा फैक्ट था, दूसरा स्टेटमेंट था, उसका आंसर स्टार्ट हो चुका है कि ये सरकार लोक कल्याण के लिए चलाती है। सरकार इन सुविधाओं को प्रदान करके जनता का जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाने का प्रयास करती रहती है। बच्चों, इसके साथ साथ देखिए, यह या तो कम दर पर या मुफ्त में सेवा प्रदान करता है। सार्वजनिक सेक्टर में आप देखते हैं, हॉस्पिटल्स में हम बात करें मुफ्त चिकित्सा मिल रही है। स्कूलों की बात करते हैं तो हम अगर हमारे प्राइमरी और मिडिल तक की बात करते हैं तो वहाँ पूरी की एजुकेशन फ्री मिलती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सम चार्जेस पे, या जैसे बुक्स नहीं अवेलेबल होती है, ऐसे कुछ मामूली से चार्जेस पे हमें एजुकेशन मिलती है। तो हम ये देख पा रहे हैं या तो कम दर पर होगी या फिर मुफ्त में सेवाएं उपलब्ध होंगी। सरकार सड़कों, पुलों, रेलवे के निर्माण, बिजली उत्पादन, बांधों के निर्माण और इस प्रकार एक राष्ट्र के आर्थिक विकास को गति देने में निवेश करती है। यानी हम ये समझ पा रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का जो मेन उद्देश्य होता है वो केवल लाभ कमाना नहीं होता,
उसके साथ साथ लोक कल्याण को महत्ता दी जाती है। अब हमारा जो दिमाग कहता है, क्वेश्चंस क्या निकल के आता है हमारे पास में कि भाई जब सरकार लागत से भी कम मूल्य पर ये उपलब्ध कराएगी, मुफ्त में दे रही है, तो फिर ये जो पैसा इसमें खर्च हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? सरकार छाप लेती होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुद्रा वाला जो हमारा सेशन 3 होगा, पार्ट 3, वहाँ हम देखेंगे कि पैसा कैसे जनरेट होता है, कैसे मुद्रा पर कौन कौन से बैंडेशंस होते हैं, वो सब चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करेंगे। बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, मुद्रा जनित नहीं की जाती। हम वहाँ ये देखेंगे कि जो सरकार कर ले रही है, आय के जो अन्य स्रोत हैं सरकार के, उनके द्वारा प्राप्त होने वाली आय से सरकार इन सभी योजनाओं को, या हम कहें सार्वजनिक क्षेत्र को चलाती है। तो ये था हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के विषय में क्वेश्चन। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन 20 हमें क्या कहता है? व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। जाहिर सी बात है भाई, आर्थिक विकास की बात अगर हम करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय क्या है? लाभ नहीं कमाना उसे, लोक कल्याण उसके लिए सर्वोपरि होता है। तो जाहिर सी बात है वो कम लागत पर सभी वस्तुएं उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। अगर हम लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की बात करें तो उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो सरकार क्या करती है? कम लागत पे उन्हें सब्सिडी उपलब्ध कराती है। हम कहते हैं सरकार द्वारा राशि का वहन किया जाता है, तो उन सब के द्वारा उन्हें एक ऐसी लागत पे वो बिजली उपलब्ध की जाती है जिसको वो वहन कर सकते हैं। अगर उन्हें जो बनी हुई मूल लागत है उस पर भी बिजली दी जाए तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उन उद्योगों का विकास नहीं होगा। और उन उद्योगों का विकास नहीं होगा, हमारा बेसिक कमजोर हो जाएगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था तो कमजोर होनी है। तो सरल शब्दों में ये तो हमने समझा कि आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। अब हम इसे डिटेल्स में देखते हैं। तो देखिए, किसी राष्ट्र के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे निम्न बिंदुओं से और अच्छी तरह समझा जा सकता है। चलो देखते हैं कौन कौन से बिंदु है। बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का विस्तार, यानी हम ये समझ पा रहे हैं बुनियादी ढांचागत सुविधाएं होती कौन सी है। जब हमने सेक्टर्स को देखा था स्टार्टिंग में, तो हमने देखा था कुछ बुनियादी सेवाएं हैं, जैसे हम बात करें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा संबंधी सेवाएं, सड़कें, रेल परिवहन, संचार सुविधाएं, ये ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारी बुनियादी सेवा हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के, मानव जीवन के विकास को लेकर के। तो इन सबको उपलब्ध कराने का कार्य किसका है? सार्वजनिक क्षेत्र का होता है, महत्वपूर्ण रोल इसमें। तो हम ये देख रहे हैं कि बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का विस्तार करना हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके द्वारा हमारे राष्ट्र के विकास में योगदान होता है। इसके अलावा देखिए, समाज कल्याण, लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार सार्वजनिक पार्कों आदि के लिए कई सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करता है भाई। हमने कई सारे देखे हैं, सार्वजनिक सुलभ सुविधा केंद्र होते हैं, सार्वजनिक पार्क्स होते हैं, सार्वजनिक भवन होते हैं। इन सब का निर्माण क्यों किया जाता है? ताकि जो लोगों का जीवन स्तर है वो अच्छा हो सके, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। इन सब के लिए जो ये समाज कल्याण को आधार बना करके ये कार्य कौन कर रहा है? हमारा सार्वजनिक सेक्टर। इसके साथ साथ देखिए अगला बिंदु क्या है? लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए। तो जाहिर सी बात है, सार्वजनिक क्षेत्र जब कम लागत पे कोई चीजें उपलब्ध कराता है, और तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा जीवन स्तर है, लोगों का जीवन स्तर है, वो भी ऑटोमेटिक डेवलप होते जाता है। इसके अलावा हम अगला बिंदु लिख सकते हैं पूंजी निर्माण। सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी पूंजी निवेश कर पूंजी निर्माण में सहायक होता है। पैसा ही पैसे को कमाता है। जब हम मुद्रा और साख वाला हमारा चैप्टर देखेंगे, जहां हम बैंकिंग को रिलेट करेंगे, बैंक के कार्य को समझेंगे कि बैंक कैसे जमा करता है राशि को और फिर कैसे उस पैसे से वो पैसा डेवलप करता है, तो वही चीज हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या करता है? सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी सी पूंजी का निवेश करता है, जिससे रोजगार भी उपलब्ध होता है, पूंजी का निर्माण भी होता है और अर्थव्यवस्था को मूवमेंट मिलता है। और इसके अलावा हम अन्य कारण लिख सकते हैं औद्योगिक विकास। देश के औद्योगिक ढांचे के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे होती है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा बिजली। भाई उद्योगों को बिजली चाहिए, सरकार कम लागत पे उपलब्ध कराती है, हमारा सार्वजनिक क्षेत्र कम लागत पे बिजली उपलब्ध कराता है, जिससे उद्योगों को बूम मिलता है। और औद्योगिक क्षेत्र विकसित होते हैं तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक विकसित होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के जो ढांचे हैं, आय, ठीक है, और रोजगार, हमने देखा ना, सकल घरेलू उत्पाद यानी जो आय है हमारी वो, और जो हमारा रोजगार उपलब्धि का परसेंटेज है, अगर वो बूम करता है तो हमारी अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक बूम कर जाएगी। तो ये सब वो कारण है जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक विकास में हमारे सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान अतुलनीय है, और इन सभी बिंदुओं के आधार पे हम उसको क्लियर कर पाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, वो क्या कह रहा है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। वो मुद्दे हैं मजदूरी, सुरक्षा
और स्वास्थ्य, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। भाई देखिए, ये बात तो सही है, अगर हम असंगठित क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां की सबसे बड़ी समस्याएं निकल करके आती हैं। एक तो वहां मजदूरी नहीं है, एक उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, चाहे वो सुरक्षा नहीं है, या तो रोजगार की सुरक्षा भी नहीं है उनको, कह सकते हैं कि जो जोखिम भरे कार्य में लगे हुए श्रमिक हैं उनको उनके जीवन की सुरक्षा भी नहीं है, और साथ साथ उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा भी नहीं है। तो ये सारे मुद्दे गंभीर मुद्दे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि इन पर संरक्षण की आवश्यकता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखो बच्चों, इसको सीधा सीधा लेते हैं हम। सबसे पहले अगर हम मजदूरी की बात करेंगे तो यहां मजदूरी कम है और नियमित भी नहीं है, और अगर ओवर टाइम कोई करता है, अतिरिक्त वर्क करता है, तो पेड लीव जैसे प्रावधान भी यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर ये जो चीज़ें हैं, मजदूरी करने के बाद भी, ओवर टाइम करने के बाद भी उनको अतिरिक्त आय नहीं हो रही है, तो उनका जो जीवन स्तर है वो कैसा रहेगा, वो डाउन ही जाएगा, वो अपर साइड मूव नहीं कर पाएगा। और इसी प्रकार अगर सुरक्षा की बात करें, जैसे उदाहरण के लिए पटाखों के कारखानों में, खाद्यान्नों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, आप देखेंगे कि वो इतना जोखिम भरा कार्य करते हैं, फिर भी उनकी जो जीवन की सुरक्षा के जो जरूरी इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं, वो भी उन्हें उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं। तो ये हम समझ पा रहे हैं क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, क्योंकि असंगठित क्षेत्र पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। अगर हम संगठित क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां हम ये देखेंगे कि उस पर सरकार के नियम, विनियम, अधिनियम, कानून बने हुए हैं कि आपको न्यूनतम मजदूरी देनी है, बाल श्रम नहीं करवाना है, कारखाना अधिनियम कहता है ये सुरक्षा उपकरण आपको रखने ही है, इतने घंटे आप निर्धारित कार्य करवा सकते हैं। तो ये सब नियम विनियम वहां बने हुए हैं। जबकि इसके विपरीत अगर हम असंगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वहां हम ये देखते हैं कि ऐसे कोई कानून, नियम विनियम नहीं बने हुए हैं, जिसका फायदा ये असंगठित क्षेत्र उठाते हैं और इन श्रमिकों को मजबूर करते हैं ऐसे जोखिम भरे कार्य करने के लिए। बच्चों, दो टॉपिक के बाद में हमारा जो अंतिम पॉइंट था वो था स्वास्थ्य। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, लंबे समय तक काम करते रहते हैं और काम के लिए जो उनको वातावरण है वो भी स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पाता। इससे क्या होता है, इससे जो श्रमिकों का स्वास्थ्य है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो कई सारी गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं। तो ये सब कारण तो हमने देख लिए। इन सब कारणों का जनक कौन है? इनका जनक ये है कि जो सरकार का नियंत्रण है वो इन क्षेत्रकों पर नहीं होता। तो हमें अगर इनको संरक्षण देना है तो क्या करना होगा, सरकार द्वारा नियंत्रित करने की इन्हें आवश्यकता है, और साथ ही साथ इन्हें रोजगार और हम ये कहें सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए इन जो असंगठित क्षेत्र हैं इसमें भी हमें नियम और विनियमों को सख्ती से पालित करवाना होगा। यानी यहाँ नियम विनियम बनाने होंगे और उनकी पालना के लिए इन्हें मजबूर करना होगा, तभी जाकर इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों की स्थिति में सुधार हो पाएगा। क्लियर हुआ ना हमारे टॉपिक? कैसे हमने यहाँ पर असंगठित क्षेत्र की कमियों को देखा और जो संरक्षण है श्रमिकों का उसको करने के उपाय पर चर्चा कर ली। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन 22 है वो क्या कह रहा है, देखिए। अहमदाबाद में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नगर के 15 लाख श्रमिकों में से 11 लाख श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते थे। ठीक है, 15 लाख टोटल है, जिसमें से 11 लाख क्या कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वर्ष 1997-98 में नगर की कुल आय 600 करोड़ रुपए थी। इसमें से 320 करोड़ रुपए संगठित क्षेत्र से प्राप्त होती है। इस आंकड़े को तालिका में प्रदर्शित कीजिए। नगर में और अधिक रोजगार सृजन के लिए किन किन तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए। भाई काफी लंबा क्वेश्चन है, कई सारे आंकड़े हमारे पास में है, फिर भी हम क्या करेंगे, इसे तालिका में प्रदर्शित करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, अहमदाबाद शहर में श्रम का विवरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वस्तु देखते हैं। जैसे हम श्रमिकों की बात कर रहे हैं, श्रम की बात कर रहे हैं, तो जब 11 लाख हमारे असंगठित क्षेत्र में है 15 लाख में से, तो जाहिर सी बात है 4 लाख श्रमिक कौन से क्षेत्र में होंगे, संगठित क्षेत्र में। और अगर हम आय की बात करते हैं तो आय का हम देखते हैं कि 32,000 हमें संगठित क्षेत्र से मिल रही है, और हमारा जो 28,000 लाख रुपया है वो कहाँ से मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है असंगठित क्षेत्र से। और कुल आय यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 600 करोड़ रुपए, यानी 60,000 लाख रुपए हमें वहाँ से मिल पा रही है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की अधिकतम संख्या कार्यरत है। देख लीजिए, मैक्सिमम नंबर्स यहाँ कार्यरत है ना, परंतु उनकी अर्जित आय संगठित क्षेत्र की श्रमिकों की आय से क्या है, कम है। अब आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि चलो हम देखिए इसे शॉर्ट्स करते हैं, बिल्कुल इजी समझते हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत ही
असमंजस्य की स्थिति आपके सामने आएगी। कैसे? हम ये देख रहे हैं 400 श्रमिक हमने माने जिन्हें 32 लाख रुपए के आसपास मिल रहे हैं, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं 1100 श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें 28 लाख रुपए के आसपास मिलते हैं। अब आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, श्रमिकों की संख्या असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा है परंतु उनकी आय कैसी है? संगठित की तुलना में बहुत ही कम है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ कोई गारंटी नहीं है, कोई नियम विनियम नहीं है, इस कारण उनकी आय प्रभावित होती है। तो चलो आगे हम चर्चा करते हैं। इसलिए संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना की जानी चाहिए और असंगठित क्षेत्र को न्यूनतम मजदूरी के नियम का पालन करना चाहिए और असंगठित क्षेत्र की आय बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। अगर हम इन शॉर्ट कहें, 2 लाइन में इस बात को खत्म करें तो सीधी सीधी बात है, संगठित क्षेत्र में तो रोजगार बढ़ाने हैं और असंगठित क्षेत्र को सरकार के नियंत्रण में लेकर के उसके लिए नियम कानून बनाने होंगे, तभी यहाँ की स्थिति सुधर सकती है। बच्चों इसके अलावा देखिए, अहमदाबाद में तृतीय क्षेत्र का विकास भी किया जाना चाहिए, क्योंकि तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है, हमने अध्याय में इतनी बार पढ़ लिया इस चीज को कि तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बूम दे सकता है, विकासशील से विकसित की ओर मुख कर सकता है वो हमारी अर्थव्यवस्था का। तो ये सब रीजंस हैं जिससे हम वहाँ की स्थिति को सुधार सकते हैं। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। इसके साथ साथ तृतीय क्षेत्र की हम डिस्कस करें तो वो सब हमें पता है, बैंक, बीमा, डाकघर, परिवहन, संचार, व्यवसाय जैसी जो गतिविधियां हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करानी है। और इसके अलावा जो हमारी HDI की मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक आय होनी चाहिए, अच्छी जीवन प्रत्याशा होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, ये सब बातें हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP रुपए करोड़ में दिया गया है। देखिए, अगर हम प्राथमिक की बात करते हैं 2000 सन और 2013 वित्तीय वर्ष की हम बात कर रहे हैं, 5200 और जो भी 52,000 करोड़ रुपए की बात हम करेंगे प्राथमिक सेक्टर के लिए, 48,500 करोड़ रुपए की बात करेंगे हम द्वितीय सेक्टर के लिए, और अगर हम बात करें 1,33,500 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं हम हमारे तृतीय क्षेत्र के लिए। ये स्थिति थी हमारी वर्ष 2000 में। अगर 2013 के आंकड़े हम साथ में देखें तो हम देख पाते हैं कि 8,500 करोड़ रुपए हमारे प्राथमिक सेक्टर से प्राप्त हो रहे हैं, और उसी प्रकार अगर हम GDP में योगदान देख रहे हैं तो 10,74,000 करोड़ रुपए हमें मिलते हैं हमारे द्वितीय सेक्टर से, और इसी क्रम में हमारा तृतीय सेक्टर हमें इंक्लूड करता है GDP में 38,68,000 करोड़ रुपए। तो ये सब आंकड़े हमने यहां देखे बच्चों। अब इन पर आधारित कुछ GDP को मूलभूत बना करके हम कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। वर्ष 2000 और 2013 के लिए GDP में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की गणना कीजिए। चलो हम तीनों सेक्टर्स की हिस्सेदारी की गणना करते हैं, पर हम जब GDP की बात करते हैं, परसेंटाइल्स की बात करते हैं, तो हमें टोटल नंबर पता होना चाहिए। भाई 2000 में टोटल आय कितना था GDP, हम अगर 2013 की बात करेंगे तो टोटल कितना होगा, और ये हम कैसे पता करते हैं? हम तीनों क्षेत्रों में उत्पादित हुए वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है उसका टोटल करके पता कर लेते हैं कि GDP कितनी विशाल है उस देश की। तो चलिए हम ये आकलन कर लेते हैं बच्चों। अगर हम 2000 में GDP की बात करते हैं तो जो हमारा जो पूरा सेक्टर्स थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में जो उत्पादन हुआ वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मूल्य, उसको हमने जब टोटल किया तो आंकड़ा निकल के आया हमारे पास 2,34,000 करोड़ रुपए। ये हमारी GDP थी 2000 में। ओके, इसके बाद में हम अगर बात करें सन 2013 की, तो उस समय का जो प्राथमिक सेक्टर से हमें 8,500 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहा था, द्वितीय सेक्टर से जो 10,74,000 करोड़ रुपए हमें मिले, और अगर तृतीय सेक्टर की हम बात करें तो वहां से हमें 38,68,000 करोड़ रुपए मिले। तो इन सबका जो सकल टोटल कॉम्बिनेशन से टोटल है वो हमारा निकल के आता है GDP के रूप में 57,42,500 करोड़ रुपए। तो आप ये देख पा रहे हैं कितना मूवमेंट हमारी GDP में हो पा रहा है। अगर हम तुलनात्मक रूप में देखें बच्चों तो ये भी आप देख पा रहे हैं किस सेक्टर में कितना मूवमेंट हो पा रहा है GDP को लेकर के इन 13 वर्षों के आंकड़ों में। ठीक है, ये था हमारा पहला GDP टोटल कॉम्बिनेशंस की, भाई कितना GDP हमें मिल रहा है। अब इसके बाद में आगे हमसे क्या कहा गया है, देखिए GDP में 3 क्षेत्रों की हिस्सेदारी इस प्रकार है। परसेंटाइल बेसिस पे हम देख पा रहे हैं, तो हमने प्राथमिक सेक्टर की बात करी तो जो हमारा टोटल था
उसमें से अगर 2000 की हम बात कर रहे हैं, हाँ हम देख पा रहे थे 52,000 करोड़ हमें मिल पा रहे थे, टोटल अमाउंट 2,34,000 करोड़ में से। तो इसका जब परसेंटाइल्स हमने देखा तो वो लगभग हमारे पास में 22.22 परसेंटाइल्स निकल करके आता है। इसी प्रकार अगर तृतीयक सेक्टर की बात करें, जिसने हमें जीडीपी में उस समय 48,500 करोड़ रुपए दिए, जो कि हमारे टोटल अमाउंट ऑफ जीडीपी यानी 2,34,000 करोड़ का लगभग 20.73% था। और इसी क्रम में हमारा तृतीयक सेक्टर देता है हमें 1,33,500 करोड़ रुपए, जो हमारे टोटल अमाउंट ऑफ जीडीपी 2,34,000 करोड़ का लगभग 57.05% था। तो बच्चों इस आधार पे हम ये देख पा रहे हैं कि अगर जीडीपी 2000 की बात हम करें तो वहां पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो तृतीयक सेक्टर है वो हमें लगभग आधा जीडीपी हमारा दे रहा था, और टोटल जीडीपी आप देख पा रहे हैं। इसी क्रम में अगर 2013 की हम बात करने चले तो वहां हम देखते हैं कि 2013 की जो टोटल जीडीपी थी हमारी इंडिया की, वो लगभग थी 57,42,500 करोड़ रुपए, जिसमें से अमाउंट लगभग हम बात कर पाए 8 लाख करोड़ रुपए वो हमें हमारे प्राथमिक सेक्टर ने दिए, 10,74,000 करोड़ रुपए दिए हमारे द्वितीयक सेक्टर ने, और 38,68,000 करोड़ रुपए दिए हमारे तृतीयक सेक्टर ने। अब इनका परसेंटाइल्स अगर हम समझते हैं तो लगभग 14% प्राथमिक सेक्टर से, 19% के लगभग हमें मिलता है हमारे द्वितीयक सेक्टर से, और लगभग 67% के आसपास हमें मिलता है हमारे तृतीयक सेक्टर से। तो बच्चों तुलनात्मक अध्ययन क्या कह रहे हैं, मूवमेंट अगर हम देखें प्राथमिक सेक्टर का घटता गया, द्वितीयक सेक्टर में घटा है पर उतना नहीं, परंतु हमारे तृतीयक सेक्टर ने हमें बूम दिया है, उसने हमें थोड़ा इंक्रीज किया है। तो हम उस क्वेश्चंस पे भी जा सकते हैं जो हमने लास्ट देखा था कि क्या आप सहमत हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे तृतीयक सेक्टर का योगदान घटता जा रहा है, कोई योगदान नहीं, तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। क्योंकि हम देख पा रहे हैं हमारी जीडीपी में एवरी ईयर, हर वित्तीय वर्ष की हम तुलना करें तो हर साल हमें मूवमेंट देखने को मिलता है हमारे तृतीयक सेक्टर में। तो ये थी हमारी तालिका जहां हमने डिस्कस कर लिया। बच्चों इसी आधार पे देखिए, निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद रुपए करोड़ में दिया गया है, जो हमने यहाँ देखा था। अब इसी तालिका को आधार बना करके इन आंकड़ों को अध्याय में दिए गए आलेख 2 के समान एक दंड आलेख में रूपित कीजिए। चलो इसका एक दंड आलेख बना लेते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने परसेंटेज निकाल लिया था, उस आधार पे हम देख पा रहे हैं 2000 में 22 परसेंटाइल्स, 20 परसेंटाइल्स हमारा सेकंड सेक्टर दे रहा है, और हमारा थर्ड सेक्टर यानी तृतीयक सेक्टर हिस्सेदारी दे रहा है हमें 57% की। और इसी प्रकार हम बार आरेख बनाएंगे, हमारा ग्राफ बनाएंगे, वो हमारा 2013 को इंडिकेट कर रहे हैं, जहां हमने 13%, 18% और 67% को यहाँ शो कर दिया है विथ संकेत। सभी के संकेत हम यहाँ नीचे मेंशन कर रहे हैं। ये कलर हमें शो कर रहा है प्राथमिक सेक्टर को, द्वितीयक को कर रहा है सेकंड कलर, एंड अगर ब्लू स्काई की बात करें वो हमारे तृतीयक सेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ हमने बार ग्राफ बना दिया। बच्चों इसके साथ साथ देखिए हमारा अगला प्रश्न, दंड आलेख से हम क्या निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। तो जब हमने दंड आलेख को देखा बच्चों, तो वहां हमने देखा कि तीनों सेक्टर में परिवर्तन बहुत हुआ है, पहले भी डिस्कस कर लिया था। 2000 सन की बात हम करें तो सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक सेक्टर का हिस्सा 22% था, जो घटा है वो 14% के आसपास आके रुका। ये चर्चा हमने देखी 2013 में। और अगर हम बात करें द्वितीयक सेक्टर की तो 20% के अप्रोक्स वो था, जो आगे 18% पे रुक जाता है, यानी यहाँ भी कमी हुई है। परंतु जब हम तृतीयक सेक्टर की बात करते हैं तो वहां हम देखते हैं 57% से बढ़कर के ये आंकड़ा 67% को अक्रॉस कर जाता है। तो हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में जो तृतीयक क्षेत्रक है, हमारा तृतीयक सेक्टर है, उसके योगदान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो हम सरल शब्दों में हमारा जो अध्याय है पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, वो क्या कंक्लूजिंग देता है हमें, लास्ट में क्या निष्कर्ष दे रहा है, वो ये कह रहा है कि हम मूव कर रहे हैं विकासशील से विकसित की ओर। तो ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, जहां हमने ये समझा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेक्टर क्या होते हैं, कौन कौन से इनके वर्गीकरण हैं, कैसे हम जीडीपी का आकलन करते हैं, जीडीपी होती क्या है, कैसे जीडीपी के आधार पे जो सेक्टर्स हैं उनके योगदान को समझा जाता है। इन सब बातों पर हमने चर्चा कर ली हमारे इस अध्याय में, और आज हमने हमारे अध्याय का समापन कर लिया। और उम्मीद करता हूं भारतीय अर्थव्यवस्था के इस चैप्टर को लेकर के आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी, आपने अच्छे से समझा होगा इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो बच्चों मिलता हूँ आपसे एक नए अध्याय के साथ अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।